अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ कैबिनेट और मैं हूं नदीम डार। नाज़रीन, पाकिस्तान में मुख्तलिफ डेवलपमेंट इशूज़ पर बात करने के लिए आज मेरे साथ पैनल में जो लोग मौजूद हैं मैं तारफ़ करवा दूं। मेरे सीनियर जो है पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियाँ तारिक महमूद साहब। मियाँ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ बराबरी पार्टी पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं रज़ा माहून साहब। रज़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब, सियासत में एक अजीब सी कश्मकश इस वक्त चल रही है। सेनेट इलेक्शन के बाद चेयरमैन सेनेट भी बन गए, उसके बाद जो अब देखा जा रहा है कि पीडीएम जो कि लॉन्ग मार्च करने जा रही थी वो भी कैंसिल हो गया और कहा जा रहा है कि पीडीएम का वजूद ख़त्म हो चुका है। हुकूमत ये कहती है कि हमने पहले ही कहा था कि पीडीएम अपना कोई वजूद नहीं रखती, चंद दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। और अब आप हालात देख रहे हैं कि इस वक्त पीडीएम में जो बातें हो रही हैं, मौलाना फजल रहमान कुछ कह रहे हैं, जरदारी साहब कुछ कह रहे हैं, नून लीग कुछ कह रही है। तो क्या लगता है कि पीडीएम का वजूद है, अभी दमखम है, या वाकई ये ख़त्म हो चुकी है? शुक्रिया डार साहब। सबसे पहली बात तो है जो मेरा थोड़ा बहुत पार्लियामेंट का और बतौर सियासी वर्कर तजर्बा है जी, ना कोई पार्टी ख़त्म होती है, ना कोई बंदा ख़त्म होता है, और ना हक़ की तारीख कभी ख़त्म होती है। जो हक़ पे चल रही हो, जो लोगों की आवाज़ बन जाए, वो ख़त्म नहीं होती, ना दबाई जा सकती है। यहाँ पे जो सेनेट इलेक्शन हुआ उसके ऊपर कभी ये नहीं सोचा गया कि हम जो खुशियाँ मना रहे हैं जी, इनके बाद क्या होगा। सवाल तो पैदा होता है कि जब चेयरमैन सेनेट बन गया, जिस तरह भी बना, अब ये बड़ी पुराना सिलसिला चला आ रहा है। जब से हम इलेक्शन लड़े हैं, मैंने 1988 में फ़र्स्ट टाइम MPA बना। जी, जी, मैं म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन 87 में बना। जी, उस वक़्त से लेकर जो एक इलेक्शन की वोटिंग वाले दिन की और बेल्ट पेपर की एक एक्सरसाइज है, ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ हुआ। क्योंकि एक्सरसाइज ये है कि नाम के ऊपर मोहर लग जाए, वो निशान के ऊपर मोहर लग जाए, या उस खाने में मोहर लग जाए, तो वो वोट उसी का होता है। तीनों ऑप्शन एक और भी है, अगर मोहर लगाने वाला ज़्यादा हिस्सा एक कैंडिडेट की तरफ करता है तो वो उसको वोट जाएगा, जिस तरफ कम है उसको नहीं जाएगा। जी। इसमें जिस नाम के ऊपर मोहर लगाएगी उसी के वोट रिजेक्ट कर दिए। एक तो ये है कि ये केस है जो हाई कोर्ट में या जिस भी अदालत में वो चैलेंज करें तो इसको वो कोर्ट इसके ऊपर अपना वर्डिक्ट देगी। दूसरी तरफ जो आपने बात की है कि ये जो लॉन्ग मार्च और पीडीएम, ये पीडीएम ख़त्म नहीं होगी। सवाल पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी की सूबे में, सिंध में और मरकज़ में भी उनके पास उनके मेंबर हैं जी। अब जब किसी को ये पता चला है कि मैं अपनी सारे रिज़ाइन देता हूँ तो उसे भी हक़ है कि वो सोच समझ के दे। अब जो इन सारी बातों के बाद जो एक बायर पीपल्स पार्टी, मैं समझता हूँ कि पीटीआई के पास एक ही था कि वो अपनी कारकर्दगी के ऊपर भरोसा करें। वो जो भरोसा कर रहे हैं वो हर रोज़ अपोजिशन की जो उनकी नाकामियाँ, उनकी गलतियाँ, उनका सोच रही है, जबकि वो अपनी कारकर्दगी की तरफ बिल्कुल नहीं जा रही। ये बात डार साहब बड़ी हैरानगी की बात है। ये पाकिस्तान अब स्टेक पे लगा हुआ है कि पाकिस्तान के साथ क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान के कर्जे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी का जीना दोबर हो गया, गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा, लॉ एंड ऑर्डर मुल्क में नहीं है, कहीं जिधर मर्जी को लुट जाए उसे पूछने वाला कोई नहीं है। आपकी PIA बैठ गई, आपकी सारे इदारे तबाह बर्बाद हो रहे हैं, मुल्क में एक बदतरीन हालात जा रहे हैं। इनको सामने रखते हुए मैं समझता हूँ वो हर वक्त उनके सारे वजीर एक ही काम को लगे होते हैं कि पीडीएम को ये हो गया, फलां जमात को ये हो गया। ये उनका एजेंडा अगर उन्होंने यही रखा तो मैं समझता हूँ उनके ऊपर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं। मैं पीडीएम के बारे में जो नई बातें हैं, एक तो ये है कि पीडीएम ने जो ये फैसला कर लिया है कि सबसे पहले हम मरकज़ में तमाम पार्टियाँ अपने रिज़ाइन देंगी और ये जो तरीक है ये रमज़ान के बाद चलेगी। आज मुल्क में जमातों के रहनुमाओं ने फैसला कर लिया उन्होंने, लेकिन कहा जाता है कि जरदारी साहब उन फैसलों में नहीं है। नहीं, जरदारी साहब भी उसी फैसले में हैं। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मौलाना फजल रहमान साहब ने की है, मैं उससे आपको कह रहा हूँ। लेकिन उनका जो इख्तलाफ नजर आता है जरदारी साहब का और मौलाना साहब का, वो भी तो आप लोगों के सामने है ना।
कौन सा इख्तिलाफ? जब मौलाना साहब ने कहा जी कि आप जब आए आप इस्तीफे साथ ले गए हैं, तो इस पर जरदारी साहब ने कहा था कि मौलाना साहब अकेले ये कैसे कह सकते हैं जी इस्तीफे लेके आए, ज़ाहिर है हर पार्टी का अपना एक मंशूर है, उसके मुताबिक वो चलेंगे। जब इस्तीफों की बात हुई, ये जो कोलेशन होती है ना जी, उसमें हर बंदे का अपना अपना सोच होती है। वो जरदारी साहब की अपनी सोच होगी, PMLN की अपनी सोच है, ये सारी बातें एक तरफ है। आज देखें कोई भी पार्लियामेंटेरियन, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, जी, किसका जी चाहता है कि मैं रिज़ाइन कर दूं? ये तो पार्टी की या मुल्क की मजबूरी होती है या हालात ऐसे बन जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये आपको कहूँगा कि ये एक आखिरी हरबा है कि उनको जितना टफ टाइम इस गवर्नमेंट को मिला, मैं ये समझता हूँ कि एक जो पार्लियामेंटेरियन होने के नाते जितना मेरा तजर्बा है पाकिस्तान का या पाकिस्तान के बाहर की असम्बलियों का, मैं समझता हूँ कि इतनी जितना अरसा उनको मिला उन्होंने सीखा कुछ नहीं, अपने तर्जमान बना लिए और अपने आप को सच्चा करने की कोशिश करते हैं दिन ब दिन। ये इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। सच्ची वो होती है, आज आप जो एक बंदा कल कंटेनर पे खड़ा होकर कह रहा था मैं 100 दिन में पाकिस्तान को चेंज कर दूंगा, मैं नया पाकिस्तान बना दूंगा, मैं 50 लाख घर लोगों को दूंगा, मैं 1 करोड़ नौकरी लोगों को दूंगा, तो घर मैं सस्ता इंसाफ दूंगा। ये 3 दिन पहले उन्होंने 1000 घर जो है वो उन्होंने इफ्तिताह तो कर दिया खान साहब ने। देखें, ये आपको मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो बातें वो कर रहे हैं, अब 100 दिन भी गए, आप क्या समझते हैं किसी गरीब आदमी को इंसाफ लेने के लिए आसानी से मिल जाता है? कोई बेचारा गरीब आदमी कोई अच्छा तगड़ा वकील कर लेता है? हालात बहुत ख़राब हैं और महंगाई आसमान पे चढ़ रही है। इस वक्त लोगों को जो सबसे बड़ा मसला है, आप देखिए, आपने जो इनके ऊपर अब इन्होंने नया फैसला किया कि दिसंबर तक इन्होंने 2 दफ़ा बिजली के रेट बढ़ाने हैं। जब बिजली के रेट बढ़ेंगे, गैस के रेट बढ़ेंगे, पेट्रोल कहाँ पे पहुंचा हुआ है, डॉलर की कीमत नीचे आएगी, ये कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मुल्क को कंट्रोल करने के लिए इनकी तरजीहात ये नहीं, इनकी तरजीहात डार साहब सिर्फ अपोजिशन को कंट्रोल करने की है। और जो हुकूमतें अपोजिशन को कंट्रोल करती हैं, अपने मुल्क में कारकर्दगी की बिना के ऊपर आगे नहीं बढ़ती, वो कभी कामयाब नहीं होती। यानी कि आपका कहना है कि इस सियासी इंतकाम सिर्फ खान साहब ले रहे हैं, आपके सामने वही चीजें वो चल रही हैं, आपके सामने है। देखें, जब तक एक इंडिपेंडेंट जो नैब है या इत्साब का इदारा वो नहीं होगा, जिसको जी चाहे उसको पकड़े। जब देखें, इन्होंने एक मनसूबा बनाया वो मेट्रो पास का, पेशावर का, वो जब हाई कोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर नैब ने उसकी इंक्वायरी शुरू की, उसकी क्या पोजीशन है आज देखिए, आज को बसें चल रही हैं उधर, आज को लोगों से उससे फ़ायदा ले रहे हैं। ये हमारे मंसूबों को जो गलत कहते थे, आज तो उनके ऊपर लाखों लोग सफ़र कर रहे हैं। मेरे साहब, आपने नैब की बात की, मैं ज़रा माहून साहब से एक क्वेश्चन ले लूँ, उसके बाद मैं आऊँगा कि नैब और अदालती निज़ाम के बारे में खान साहब ने जो है स्पीकर साहब को लिख दिया है कि इस पर इसलाहत के लिए फ़ोरम जो है वो बुलाया जाए ताकि इजलास और इन इसलाहत पे काम किए जाए नैब के हवाले से, और फिर जो हमारा अदालती निज़ाम है इंसाफ के हवाले से, उस पर मैं आपसे आके सवाल करता हूँ। माहून साहब, अभी जो मियाँ साहब ने भी बातें की, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो PDM का वजूद है, मियाँ साहब ने कहा कि अभी रमज़ान के बाद होगा, लॉन्ग मार्च भी होगा, जरदारी साहब भी उसमें शामिल होंगे, तो आप भी बीबी के करीब ही रहे, पीपल्स पार्टी को भी बड़े अच्छे तरीके से आप समझते हैं, तो जो मौजूदा हालात है उसमें आपकी पार्टी इन चीज़ों को कैसे देखती है? शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे मौका दिया। PDM का जो इनका लेके चल रहे हैं, इकट्ठे होकर चल रहे हैं, जो हमें चीज़ नज़र आ रही है वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव्स नहीं है इनके। हर कोई मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा रहा है, हर कोई मुख्तलिफ डायरेक्शन में बात करता है। बैठे को तो सब इकट्ठे बैठे होते हैं, लेकिन इनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि कह सके कि ठीक है हम इमरान को हटा देते हैं और इमरान की गवर्नमेंट हमें नहीं चाहिए। हम भी कहते चलो जी, इमरान ने कोई बेहतर परफॉर्म नहीं किया जैसे कि उससे वादे किए थे, जो करना चाहिए था उससे परफॉर्म नहीं किया। ये तो आप लोग कहते हैं कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन हुकूमत को देखें, आप कर्जों की बात करते हैं तो वह कहते हैं जी हमने कर्जे उतार दिए, महंगाई को हम कंट्रोल कर रहे हैं, आम आदमी के लिए कर रहे हैं, घरों का उन्होंने देना शुरू कर दिया, इफ्तिताह कर दिया है, और कहते हैं आवाम की जो है फलाह बहबूद के लिए हम काम कर रहे हैं। टाइम थोड़ा सा उन्हें चाहिए होता है। 100 दिन मियाँ साहब ने कहा 100 दिन का वादा किया था, अब 2.5 साल गुजर चुके हैं। 2.5 साल में आगे वो क्या करते हैं, ये चीज़ें ज़ाहिर है आप लोग अपोजिशन में हैं,
तो अपोजिशन तो फिर उन पर क्रिटिसाइज करेगी, लेकिन उनका कहना है कि हम सब ठीक कर रहे हैं, सब ओके की आवाज़ है। देखिए, बराबरी पार्टी पाकिस्तान जो है ना वो फैक्चुअल अपोजिशन करती है, वो अपोजिशन बराए अपोजिशन नहीं करती। हम समझते हैं इस चीज़ को, और जैसे कि मैंने एक दफ़ा पहले कहा था, मैं कॉर्पोरेट का आदमी हूँ। किसी भी कंपनी को, किसी भी कॉरपोरेशन को, किसी भी ग्रुप को अगर वो फेल हो जाता है तो उसको टर्न अराउंड करने में तकरीबन 3 से 3.5 साल लगते हैं, शायद उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं जी। मुल्क का जो दिवालियापन हुआ है, जो मुल्क के हालात हैं इस वक्त, चाहे वो किसी ने भी किए, मैं इस सिर में नहीं जाऊंगा कि ये पहली हुकूमतों ने किए, ये लोग आए, ये संभाल नहीं सके, इनके पास कोई प्लान नहीं था, इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं था, इनके पास विजन नहीं था। तो कंटेनर की बातें आपने सुनी नहीं थी जी? कंटेनर पे जो खान जी, साहब वो मैं सियासत सारी करते बातें थे, बाकी लोग भी दावे करते थे, वो सारी बातें मैंने सुनी है। उस चीज़ का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मैं अपने टीवी के सामने बैठ के सब सुन रहा होता था, देख रहा होता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जब पावर में आए तो वो मेरे ख्याल में एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि वो पावर में आएंगे। सडनली द पावर केम इनटू देयर हैंड्स, और फिर अब उनके पास वो एक कोई प्रोग्राम नहीं था कि जिसको फौरी तौर पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देते। तो अपने दावे तो उन्होंने किए है ना रजा साहब, उन्होंने कंटेनर पे, ये तो मियां साहब कहते हैं कि उन्होंने दावे किए, अवाम को जो है वो ख्वाब दिखाए कि हम आते ये कर देंगे, 100 दिन में तब्दीली आ जाएगी। मुझे ये बताइए कि तो फिर कैसे प्लान नहीं था उनके पास? मुझे ये बताइए ख्वाब किसने नहीं दिखाए और ख्वाब किस किस ने पूरे किए। मेरा नहीं ख्याल किसी ने ख्वाब पूरे किए। मेरा नहीं ख्याल किसी ने भी अपने मैनिफेस्टो का और मैनिफेस्टो से हट के जो भी कोई इन्होंने वादे किए को 20% भी पूरे किए हों। आई डोंट थिंक सो दे हैव डन इट। ऐसा नहीं हुआ। लेकिन देखिए जो हालात अब चल रहे हैं, 2.5 साल में चल रहे हैं, महंगाई को भी आप देखते हैं, आप ज़ाहिर है ज़्यादा अर्सा बाहर भी रहे हैं, तो वहाँ पे महंगाई की शरह देख लें, यहाँ पे देख लें। मियाँ साहब ने मुख्तलिफ ममालिक में सफ़र किया है, इनका भी एक एक्सपीरियंस है कि 6 से ज़्यादा जो है बार मियाँ साहब असम्बली के मेंबर रहे हैं और इन्होंने इलेक्शन वो जीता है। 7वीं बार भी मियाँ साहब कहते हैं इलेक्शन जीता हुआ था, लेकिन जो हालात हैं आप लोगों के सामने हैं, तो इनके उस आप तजर्बे की रोशनी में मैंने भी कई चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। तो जो अब के हालात हैं आप उनको कैसे देखते हैं जो पीटीआई ने आगे कर दी है? गवर्नमेंट को कुछ प्रायोरिटीज मुकर्रर करनी पड़ेंगी, जैसे कि अनाज है, अनाज के ऊपर प्रायोरिटीज देनी पड़ेंगी कि भाई बहुत सी चीज़ें उनको सब्सिडाइज करना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें जो आपके मुल्क में महंगी हैं उनकी काश्त को शायद रोकना पड़े और बाहर से इंपोर्ट करना पड़े ताकि महंगाई को नीचे लाया जा सके। मैं ये भी कहता हूँ कि आप जो फालतू किस्म की इंपोर्ट हो रही है, गैर ज़रूरी इंपोर्ट हो रही है, जैसे सिगरेट्स हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स है, जैसे और बहुत से सामान ताइश है, वो मेरा ख्याल उसको रोकना चाहिए। अगर रोक नहीं सकते हो तो कम से कम उसको 20-30% मिनिमाइज करो, ताकि ये जो मुल्क का फॉरेन एक्सचेंज, आप एक तरफ से लोन लेते हो, लोन लेके उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हो, इंटरेस्ट पे करने के बाद आप इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करने के बाद फिर आपको पैसे चाहिए होते हैं उसकी एलसीज को मैच्योर कराने के लिए और वगैरह वगैरह। तो ये सारा कुछ जो है इसको आपको प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा। इनके पास प्लानिंग नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा किसी के पास प्लानिंग नहीं थी। किसी ने भी नहीं ऐसा सोचा कि यार हम लोगों को अपनी क्रॉप्स देखनी चाहिए कि हमारी कौन सी क्रॉप बड़ी एक्सपेंसिव है, हमारी कौन सी प्रोडक्शन बहुत एक्सपेंसिव है, कितना हम मुल्क में इंपोर्ट कर रहे हैं। चलो हम 3-4 इंडस्ट्रीज को मिला के कहें भाई तुम इतना इंपोर्ट करते हो, एक इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगाओ, इसका हम तुम्हें 5 साल का 10 हज़ार का हम तुम्हें टैक्स रिलीफ देते हैं और मुल्क में यहाँ पे प्रोड्यूस करो। मुल्क में रॉ मटीरियल्स मौजूद हैं। फार्मास्यूटिकल्स का भी यही हाल है, फार्मास्यूटिकल 300-400% प्राइसेस बढ़ा दी गई है। लेकिन रजा साहब जो चीज़ें आप कह रहे हैं, आप देखें पिछले जो गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की देख लें, नून लीग की देख लें, लेकिन जिस तरह से अब रेट्स बढ़े हैं, आप बिजली का रेट देख लें, पेट्रोल के रेट देख लें कि एक माह में 2 से 3 बार बढ़े, क्या ऐसा पहले आपको प्रैक्टिस में नजर आया है? देखिए मैं बताऊं एक बात, ये सारा, अब मैं पीटीआई की कोई हमायत नहीं करता हूँ, ना मुझे कोई ज़रूरत है उसके कहने, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत काम किए हैं, बहुत ख़राब काम किए हैं, जिसकी हम बिल्कुल हमायत नहीं कर सकते। लेकिन फैक्चुअल मैटर जो है ना ग्राउंड्स पे, उनको रियलिटीज़ को भी देखना चाहिए कि यार ठीक है पेट्रोल महंगा हो रहा है, पेट्रोल इंटरनेशनली महंगा हो रहा है, उसके इफेक्ट्स आपके ऊपर पड़ेंगे। लेकिन इनको पहले प्लान करना चाहिए कि हमारे पास इतने बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स होने चाहिए कि हम सस्ता तेल मंगा के रखते, उनको स्टॉक में रखते और जो नया लेते उसको मिक्स करते, उसकी प्राइस को मिक्स एवरेज आउट करके, तो हम पब्लिक पे ये पेट्रोल की प्राइसेस को हम उसको छेड़ते नहीं, उसको आगे पीछे नहीं होने देते, ताकि जो प्राइसेस जो मार्केट में हैं किसी किस्म की प्राइस है, खासतौर पर फूड कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस है, डेली मेडिसिन की जो प्राइस है, इनको इफेक्ट ना आता है। इनके ऊपर कोई लोगों को मुश्किलात तो होती है भी। गरीब तबका जो है उनके पास, जो दिहाड़ीदार लोग हैं उनके पास कोई सॉलिड इनकम नहीं है, उनके पास कोई स्टाइपेंड नहीं है। कोई किसी गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा नहीं किया। ये कहते हैं हमने किया है, हमने कार्ड दे दिए हैं, फलाने सूबे में मेडिकल कार्ड है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो कार्ड आपने 7-7 लाख रुपए के दिए हैं, ये जिस मेडिकल हॉस्पिटल में जाएंगे, वो शख्स जो मेडिकल का कार्ड लेके जाएगा, वो किस तरह वो हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट है उसे कार्ड को पूरा सक नहीं कर लेगी, उसके 7 लाख रुपए मुख्तलिफ टेस्टों के ज़रिए में
मुख्तलिफ इलाज के ज़िम्मे में, उस बेचारे को तो पता ही मोहन नहीं साहब, किसी से हो क्या जो रहा है। आप बात कर रहे हैं, टेस्ट की बात कर रहे हैं, आउटडोर जो एक्टिविटीज होती हैं हॉस्पिटल की, उसके लिए वो कार्ड नहीं है। जब आपका इलाज शुरू हो जाता है वहां पे डिडक्शन होती है। ये भी लोगों को अभी तक पता नहीं है कि कार्ड जो बना हुआ है उसके किस तरह से उसका इस्तेमाल करना है। मैं उसी की तो निशानदेही कर रहा हूँ कि ये पब्लिक को इसको पढ़ाने की बहुत जरूरत है, पब्लिक को बताने की जरूरत है कि ये कार्ड के बेनिफिट्स कहाँ कहाँ पे उनको मिल सकते हैं और किस तरह से मिल सकते, किस तरह वो अपने कार्ड की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। उसका जो कार्ड का वैल्यू है उसके अंदर 7 लाख की, उसको किस तरह वो देख सकते हैं, जज कर सकते हैं कि उनके साथ वो सही प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके ऊपर ओवर चार्जिंग नहीं की जा रही। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये इस गवर्नमेंट को देखनी पड़ेंगी, इसको देखनी चाहिए। रोज मैं भी देखता हूँ कि रोज टीवी पे आए होते हैं, 6 मिनिस्टर बोल रहे हैं, 4 ग्रुप बैठे बातें कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे कोई एक्टिव चीज नजर नहीं आ रही है जिससे मैं कहूँ कि हाँ हम एक तरक्की की तरफ बढ़े हैं। बट ऑन द सेम टाइम जब मैं पीडीएम की तरफ देखता हूँ तो पीडीएम की भी अपनी अपनी बोली हैं। जरदारी साहब किसी और डायरेक्शन में चले गए हैं, ये मौलाना फजलुर रहमान किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले जाते हैं। ये क्या ये कौम के साथ बात हो रही है? ये अपनी पार्टी की आप एड्रेस कर रहे थे, किसको कर रहे थे? आप कौम की बात कर रहे हैं। आप कौम के साथ ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के नहीं जा सकते। आप एक लीडर अपने आप को कहते हैं और आप कहते हैं जी मैं मंजा हुआ सियासतदान हूं। तो मंजा हुए सियासतदान इस तरह नहीं करते हैं। वो अपनी कौम की अगर रहनुमाई के लिए हाथ पकड़ते हैं तो उनका मुकम्मल हाथ पकड़ के उनको मंजिल मकसूद तक पहुंचाते हैं। दिस इज नॉट द वे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले जाएं, आप मुख्तलिफ किस्म की आप बातें करें कि जी वो वापस आ जाए। वो हाँ, नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए था, उनको बाहर बैठना नहीं चाहिए, उनको यहाँ आके लीड करना चाहिए। यस, वो बीमार है तो भाई मैंने तो उनको अभी किसी भी हॉस्पिटल में जाते हुए नहीं देखा। वो इतने माशाल्लाह साहिब सरवत हैं, मालदार हैं। वो कोई भी फ्लाइंग हॉस्पिटल, कोई भी एक हॉस्पिटल, वहाँ की मशीनरी, वहाँ के डॉक्टर्स वो यहाँ पे ला सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कौम को इस तरह बेयारो मददगार तो आप नहीं छोड़ सकते। चलो, अगर आप लीडर हैं देखिए, तो, शबाज अगर साहब लीडर वापस आए, कोरोना में वापस आए, रजा साहब, sorry, मैं दोबारा मियां साहब की तरफ आता हूं। मैं मियां साहब, साहब आपने इसको खत्म कर दूं, अगर प्लीज मुझे जी एक लाइन में जैसे मौजे तक ने कौम को लॉन्ग मार्च दी थी और उसको पाए तकमील तक पहुंचा के कहां से कहां पहुंचा दिया। क्या लॉन्ग मार्च, इनको पता है कि लॉन्ग मार्च का मतलब क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके शॉर्टफॉल्स क्या होती है, उसके लॉन्ग टर्म रिपरकशंस क्या होते हैं। दे ओनली नो द वर्ड लॉन्ग मार्च। और बाबा उसको स्पेलिंग की तो बताओ कि स्पेलिंग आती है तुम्हें लॉन्ग मार्च के? ये चीजें जो हैं, देखिए, जो हमारी सियासी जमातें हैं पीडीएम में शामिल हैं, आपने कहा जी हर एक का अपना एक तरीकाकार है, लेकिन एजेंडा सबका एक ही होता है। मियां साहब, आपकी तरफ आता हूं। आपका जो है असम्बली का वसी तजर्बा है। खान साहब ने अभी स्पीकर साहब को कहा है जी कि नैब के हवाले से इस्लाहत की जाएं, उसके लिए इजलास बुलवाया जाए। इसके अलावा जो है अदालती निज़ाम है, इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इंसाफ के हसूल के लिए। तो अब यहाँ पर ज़रूरत अपोजिशन की है। जब तक अपोजिशन साथ नहीं होगी, जिस तरह ओपन बेल्टिंग के लिए खान साहब ने करारदाद पेश की थी और वो कामयाब नहीं हो सकी, तो यहाँ पे आप समझते हैं कि इन इस्लाहत के लिए अब आप लोगों की खान साहब को ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि आपने नैब में जो कुछ करना था वो कर लिया, अब आपकी बारी है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं थोड़ा सा रज़ा साहब की बात को भी साथ लेता हूँ। जी जी, ये कह देना, मैं समझता हूँ कि हम टीवी के ऊपर बैठे हुए हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया जी। जिस मेहनत से 2013 में ये हमारी हुकूमत बनी, तो जो सबसे बड़ा लोड शेडिंग का, दहशतगर्दी का, मुल्क के अंदर बदतरीन हालात थे, मुल्क के पास कुछ भी नहीं था। आप देखिए, आपके सामने आई ये बात कि जब ये बकौल पीटीआई, नून लीगी हुकूमत से पीटीआई को बकौल असद उमर 18 अरब डॉलर मिले, नवाज शरीफ को जरदारी हुकूमत से 6 अरब डॉलर मिले। ज़रबे अज़ब जंग हमने लड़ी, F-16 अमेरिका ने नहीं दिए तो JF हमने चाइना से ख़रीदे। हमने जो टैंक थे, 4 नए डैम, 55 नए हॉस्पिटल, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस, ग्वादर बंदरगाह, सी पैक, इकनॉमिक में बेहतरी, स्टॉक मार्केट, 54,000 पे ज़र मुबादला, 24 अरब डॉलर, 30 अरब डॉलर कर्ज़े हमने अदा किए। अब ये देखिए कि बैठे हुए लोग, या मैं समझता हूँ कि फिगर देख के हमें बात करनी चाहिए कि जिसने अच्छा किया उसको उतने नंबर दें, जिसने बुरा किया उसको इतने नंबर दें। जो आज तक इस मुल्क में जो बेहतरी आई, जो अच्छे काम किए, वो PMLN ने किए। और आज अल्लाह ताला के फजल करम से आपको लाहौर को देख लें, आप वो बंदे जो एक वैगनें होती थी खस्ता हाल, नई बसें हमने कोई 1000 की तादाद में लाहौर को दी। मैं इन तमाम में था। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ कि जो भी है,
हमें तो सिर्फ ये करना है कि अगर अपोजिशन जब खड़ी हो के बजट के ऊपर बात करती है, मैं अक्सर बजट में गवर्नमेंट साइड पे बात करता हूँ, मुझे कभी अपोजिशन में था तो अपोजिशन भी हमने बात की, हम कट मोशन पे बात करते हैं कि ये आपने गलत पैसे रखे हैं, इस साइड के आप पैसे ना लगाएं, ये पुलिस को इतना पैसा चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ कि अपोजिशन का काम होता है पॉइंट आउट करना। ये गवर्नमेंट अजीब गवर्नमेंट है जिसने कारकर्दगी को छोड़ के अपने तर्जमान रखे हुए हैं। कभी आज तक आपने इससे पहले किसी वजीर आज़म को अपने तर्जमानों से मीटिंग करने का टाइम था? तो मियां मैं साहब समझता हूँ जितने वजीर आज़म थे, को फिर कैसे एडजस्ट करेंगे मैं आप? नहीं, अपने दोस्तों को ये देखें, ये कहते थे कि ये पाकिस्तान की जो काबीना है वो आबादी देख लें, आप चाइना को देख लें, आप इंडिया को देख लें, आप बांग्लादेश को देख लें, आज आपके पास को 100 के लगभग वजीर और मशीर बनाए। तो खान साहब ने कहा था मुख्तसर तो सी कबीना होगी। मैं कहता हूँ जो भी इन्होंने कहा सारे का सारा, मैं समझता हूँ ये बराबरी पार्टी से भी मेरा, हमने देखना है कि ये हुकूमत के खिलाफ हैं या पार्टियों के खिलाफ हैं। जो कर रहे हैं देखना तो ये है, अपोजिशन का काम है, जिसने आगे बढ़ना है वो हुकूमत के खिलाफ बात करती है कि इसके ये नुक्स हैं, हम आएंगे तो हम ये करेंगे जी। और ये जो बात पीडीएम की बात करते हैं, पीडीएम हो या हमारी पीएमएलएन हो, सबसे पहले तो ये है कि अपोजिशन वो चाहे इकट्ठी खड़ी होकर बात करे चाहे जिस तरह भी करे। आज ये कहते हैं, आपने मेरे ऊपर सवाल ये किया कि उन्होंने स्पीकर को कहा, मैं ये पहला प्राइम मिनिस्टर देख रहा हूँ जिसने स्पीकर को कहा कि आप लेजिस्लेशन करें। देखें, स्पीकर का काम है, वो चेयर पे बैठा होता है, जो उसके पास वर्किंग पेपर ले के कोई इजलास की कार्रवाई करती थी। इन्होंने अपना वर्किंग पेपर, जो मुख्तलिफ कमेटियाँ हैं, वो चाहे आपकी एजुकेशन की कमेटी हो, आपकी होम डिपार्टमेंट की हो, एडमिनिस्ट्रेशन की हो, खारजा की हो, दाखिला की हो, जितनी कमेटियाँ हैं वो अपने डिपार्टमेंट के थ्रू उस कमेटी को वो लेजिस्लेशन बना के भेजते हैं और उस लेजिस्लेशन में जो कमेटियाँ होती हैं उनमें अपोजिशन के भी लोग होते हैं और गवर्नमेंट के भी लोग होते हैं। फिर वो उस बिल को तैयार करके पहले गवर्नमेंट बिल जो है वो असम्बली में पेश करती है, असम्बली फिर स्पीकर उसको फॉरवर्ड करता है ये कमेटी को, हाउस की कमेटी को दे दें, वो इसको देखें। ये पहले कभी अभी तक मैं हैरान हूँ कि इस प्राइम मिनिस्टर को अपने अख्तियारात का नहीं पता कि कभी वो कहते हैं जी ये इन्होंने जिनको हाउस में आने की इजाज़त क्यों दी। यहाँ तो ये भी है, आप देखिए कि सेनेट में तो मियां साहब सार्जेंट एट आर्म मेंबर हैं, उनको कौन मना कर सकता है? नहीं, जो आप बात कर रहे हैं मैं और तरफ जा रहा हूँ जी जी, कि स्पीकर के अपने अख्तियारात हैं बिल्कुल, और प्राइम मिनिस्टर के अपने अख्तियारात हैं। लेजिस्लेशन का तरीकाकार क्या प्राइम मिनिस्टर को पता है कि लेजिस्लेशन का? पहले सबसे अजीब बात यह है कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म बैठा हुआ है और उसको ये पता नहीं कि लेजिस्लेशन का तरीकाकार क्या है। देखिए अपोजिशन, मैं थोड़ा सा उनकी ड्यूटीज का नहीं पता मैं होता थोड़ा सा कि उनका मकसद क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले दो चीज़ें होती हैं। वो बातें ये है, एक तो ये है कि आप ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला लें जी, उनको बुला के उनसे कहें कि ये कुछ मुल्क के ऐसे इशू है जिनमें मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, इसलिए हम अगर आज इसको बेहतर कर लें तो हमारे मुल्क का फ़ायदा हो सकता है। एक तो ये बात, वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो जाए, उसमें या वो अपने अपने नुमाइंदे भेज दें, उनके सामने एजेंडा रख दिया जाए कि ये इशू हम इनको सेटल करना चाहते हैं, ये बेहतरी की तरफ। तो खान साहब ने पहले ऐसा नहीं किया, अब कैसे कर सकते हैं? अब आपको देखें, जब कोरोना वायरस आया, अभी ये मेरे सामने मेरे भाई कह रहे थे कि नवाज शरीफ बाहर बैठे, शहबाज शरीफ की क्या हालत थी, किस तरह वो आए हैं, आके उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस शुरू हो गया, जिस जगह पे मेरी ज़रूरत हो मैं आपके साथ हूँ। ये हुआ कि ना होगा? बिल्कुल किसी ने, और शहबाज शरीफ जितना मेहनती पाकिस्तान की तारीख में जिस तेज़ी से शहबाज शरीफ ने काम किए, अभी तक उसका कोई सानी नहीं आया हमारे सामने। चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे कोई हो। और चाइना की बात आपने की, जब ये पहला मंसूबा ये मेट्रो बस का हमने स्टार्ट किया 1 साल के अंदर, मैं उस इफ्तिताह के मौके पे मौजूद था, तो चाइनीज़ ने कहा कि ये तारीख है कि 1 साल में, लेकिन वो शहबाज शरीफ खुद भी रात को चक्कर लगाता रहता था, उसके पास एक टीम थी काम करने वाली, अच्छे लोग थे। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ, हम जो भी करते हैं हमें वो बातें लोगों तक पहुँचानी है। हमारा यहाँ बैठने का कोई मकसद है कि लोगों को असल हक़ाइक़ का पता चले कि फ़ॉल्ट किस जगह पे है।
अगर वो फॉल्ट दूर नहीं होगा, हम एक दूसरे का गिला शिकवा करके चले जाएंगे तो फ़ायदा कोई नहीं होगा। मैं समझता हूँ अगर कोई बिल जो गवर्नमेंट कोई अहम बिल लाना चाहती है जिससे आम आदमी को इंसाफ मिले तो लाए ना असेंबली में। अगर तो उसकी अपोजिशन मुखालफत कर रही है तो जी अलहदा बात है, लेकिन अगर उसको पता ही नहीं कि स्पीकर साहब को कहें, स्पीकर साहब भी ये काम करते हैं। मैं आपको असेंबली की कार्रवाई के बारे में बताता हूँ। असेंबली का जब भी इजलास होता है ना, स्पीकर अपोजिशन को उसने अपनी एक कमेटी बनाई होती है जिसमें अपोजिशन के मेंबर भी होते हैं, गवर्नमेंट के मेंबर भी होते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के। वो बैठ के तो डिसाइड करते हैं कि हमने हाउस किस तरह चलाना है। सही है। और उनकी भी राय ली जाती है। वो कई दफ़ा एक करारदाद गवर्नमेंट लेके आई है तो अपोजिशन को उसके ऊपर इतराज़ है, वो बैठ के उसमें वो वर्डिंग को ठीक करके तो मुतफिका तौर पे हो जाती है। इसी तरह बिलों की भी यही सूरत हाल है। मैं समझता हूँ अभी तक उन्होंने अपनी वर्किंग बेहतर नहीं की, ना वो लोग ऐसे लाए हैं जो मुखलस हो इस मुल्क के साथ। सबसे पहले हुकूमत वो चलेगी जो इस मुल्क से मुखलस होगी, इस अवाम से मुखलस चले अवाम से मुखलस होगी। रजा साहब, मुझे ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन थोड़ा सा मुख्तसरन बताइएगा कि अभी मियाँ साहब ने भी बड़ी अहम बातें की कि यहाँ पर नैब के जो कानून है उसमें तरमीम के लिए या आप कानून साजी कुछ भी करते हैं उसके लिए आपको अपोजिशन की ज़रूरत है। ज़ाहिर है आपने उनको लेके करारदार को मंजूर करवाना होता है, लेकिन खान साहब ने अभी तक किसी भी मामले में अपोजिशन को साथ लेके नहीं चलना मुनासिब समझा। तो क्या समझते हैं यहाँ पर अब ज़ाहिर है अपोजिशन की ज़रूरत है, लेकिन अपोजिशन ने कह दिया कि हम यहाँ पर इस तरह से नहीं बैठेंगे। ज़ाहिर है नैब ने सियासी इंतकाम लिया, जो भी है गवर्नमेंट के कहने पे या जैसे भी है, लेकिन यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि खान साहब को क्या करना चाहिए अब यहाँ पे? मैं कुछ पॉइंट्स है जो मैं अपने भाई के साथ बताना चाह रहा था, लेकिन चल चूँकि आपने क्वेश्चन कर दिया तो मैं इस क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। जी। नैब को पहली बात तो ये कि किसी को अरेस्ट नहीं करना चाहिए जब तक कि उनकी इन्वेस्टिगेशंस मुकम्मल ना हो जाए। जो प्रोग्रेसिव दुनिया है, बाहर की दुनिया है, वो किसी को उस वक्त तक अरेस्ट नहीं करती है जब तक कि वो तमाम उनके इन्वेस्टिगेट ना कर ले। बिल्कुल तमाम तफ्तीश ना कर ले, इन्वेस्टिगेट ना कर ले जी, ठीक है। तो जब तक उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए और दे आर 100% श्योर कि द मैन इज कल्प्रेट एंड ही हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, तो दैट इज द टाइम कि उसको अरेस्ट कर लिया जाए। तो यहाँ पे अब जो खान साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन साथ बैठे, लेकिन मैं उस तरफ आ रहा हूँ, मैं उसको मुकम्मल करना चाहूँगा। लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है कि बंदे को पहले अरेस्ट कर लेते हैं, साल वो जेल में रहता है, 1.5 साल जेल में रहता है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन अपने स्लो पेस से चल रही होती है क्योंकि इनके पास कोई इन्वेस्टिगेटर्स नहीं है, एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटर्स नहीं है, क्वालिफाइड इन्वेस्टिगेटर्स नहीं है, या उनके पास इतना काम है कि उनके पास टाइम नहीं है कि हर इन्वेस्टिगेशन को टॉप प्रायोरिटी पे लें वो जी। तो मेरा ये कहना है कि, या हमारी पार्टी का ये कहना है कि आप लोगों को अरेस्ट मत करें, उनकी इन्वेस्टिगेशन करें, उनको पाबंद कर दें कि मुल्क छोड़ के नहीं जा सकते, वो मुल्क के अंदर रहें, अपना काम करते रहें, कोई प्रॉब्लम, उनको कोई हरासमेंट ना दी जाए, उनकी फैमिलीज को हरास ना किया जाए। ये सारी बातें जो है ना, ये एक सिविलाइज माशरे में बड़ी जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान में आपको ऐसा होता नजर आया कभी कि पहले इन्वेस्टिगेशन की हो? अगर आप लॉ को भी देखें ना, अगर किसी के खिलाफ दरखास्त आती है, पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर उसे अरेस्ट किया जाता है। मैं सिर्फ नैब की बात नहीं कर रहा, मैं पुलिस से लेकर पुलिस में भी यही है ना, कानून तो यही है ना साहब जी। मैं तमाम से कह रहा हूँ कि खुदा के लिए हमें 73 साल हो गए हैं, कुछ तो सीख लो, कुछ तो पढ़ लो। फिर आप अभी बात हो रही थी कि ये हमारे MNAs हैं, MPs हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, स्पीकर्स हैं। भाई जिस वक्त ये ओथ लेने से पहले इनको एक आप शॉर्ट कोर्स करा दिया करें कि भाई इनके ये पावर, इनकी जिसे कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन कह दें आप उसको, इनकी पावर्स की बात कर दें कि भाई तुम्हारी ये पावर्स हैं, ये तुम्हारे सवालात तुम कर सकते हो, ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं, इसको आप नहीं कर सकते, इसको करना तो उसका ये तरीकाकार होगा। आप इसको प्लीज़ उनको पहले पढ़ाएं, असेंबली में बिठाने से पहले तमाम लोगों को पढ़ाएं। प्राइम मिनिस्टर को पता होना चाहिए उसकी पावर्स क्या है, प्रेसिडेंट को पता होना चाहिए उसकी पावर्स क्या है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में सब दिया हुआ है, लेकिन चलें एक समरी के तौर पे अगर उनको आप 4 कागज़ दे दें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या जो भी कोई इदारा इसके साथ मुंसलिक है वो अगर ये कर देता है तो ये उनकी भी बड़ी खिदमत होगी। लेकिन मेंबर ऐसा खुद ना करना चाहिए तो फिर असेंबली का जो है ना एक्सपेंसिव टाइम बच जाएगा। असेंबली जो है वो प्रोडक्टिव टाइम इस्तेमाल कर सकेगी, बेहतर काम कर सकेगी, बजाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहे, हड़तालें करते रहे। तो मैं ये कहूँगा कि फिर हमारे भाई ने कहा कि जी हमने PMLN ने सड़कें भी बना दी हैं, पुल भी बना दिए हैं, बिजली घर भी बना दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल इस पर आपको खुश होने का बजा तौर पे आपको हक हासिल है। हम भी इस्तेमाल करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है सबको, लेकिन द क्वेश्चन इज एट व्हाट कॉस्ट? द कॉस्ट इज सो एक्सपेंसिव। अभी ये जो आपकी मेट्रो है ना, इसको सिर्फ करने के लिए
1300 अरब सालाना आपको इसका जो है ना वो अदा करना पड़ रहा है सूद के तौर पे। आप ये कब तक पे करते रहेंगे, कौम कब तक इसका खिवाजा भुगतती रहेगी। इस तरह की ये आपके पावर प्लांट्स की भी यही हालत है। हम इसके खिलाफ नहीं है, आपने बड़े अच्छे काम किए हैं, लेकिन इन कामों की कॉस्ट इतनी एक्सपेंसिव है कि लोग नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, लोग नहीं, कब तक ये कौम देती रहेगी। दूसरी बात ये है कि अभी जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में एक दफ़ा कहा था कि कूड़े वाला काम था, ये शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा काम किया कि टर्किश कंपनी को लेके आए, लाहौर को साफ़ किया, लाहौर को साफ़ करा दिया उन्होंने। बहुत अच्छा किया, सुबह भी सफाई होती थी, दोपहर को भी होती, शाम को भी होती थी। लेकिन जिस वक्त आप कोई कंपनी जा रही है, यह मौजूदा हुकूमत का काम था कि इसको, और मैं मौजूदा हुकूमत का मतलब है चीफ मिनिस्टर पंजाब की बात है, उनका ये काम था कि 6 महीने पहले अपनी कोई टीम बिल्डअप करते, उनसे ट्रेनिंग दिलवाते, ट्रेनिंग दिला के उनको आहिस्ता आहिस्ता टेक ओवर करा रहे होते, ताकि जो लाहौर में जो गंदगी का जो निज़ाम चल रहा है इस वक्त, जगह जगह कूड़ा करकट है, ये ना होता। लेकिन चलिए, आपने यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट की बात कर दी साहब, हमारी फॉरवर्ड प्लानिंग तो होती नहीं है, हम फोर्स तो करते नहीं है, हमें फोरकास्टिंग करनी भी नहीं आती है, या करना चाहते हैं या तो कोई करने नहीं देता या खुद करना नहीं चाहते। चले, आपने यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट की बात कर दी, अभी हम पंजाब में भी कुछ तब्दीलियां होती नजर आ रही हैं। मियाँ साहब जो है पंजाब असम्बली के 6 बार मेंबर रह चुके हैं और इनका वसी तजर्बा है। मियाँ साहब से जो है कुछ सवालात करेंगे पंजाब असम्बली के हवाले में और उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी के हवाले से, लेकिन इस ब्रेक के बाद।